हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ढेर सारी कहानियाँ। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, वो बदनाम गलियाँ भाग 2। कमरे में पहुंचकर भी पार्वती बहुत आराम से सो नहीं पाई। पूरी रात उसके दिमाग में कभी अपना अतीत घूमता रहा तो कभी जीनत की बातें। पर उसके हाथों में वो मेहंदी कैसी थी? पार्वती को उसके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। फिर यही सब सोचते हुए कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह किसी ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। कुंडी की आवाज से पार्वती की आंख खुली। आज कितना देर तक सोती रही मैं, ये सोचते हुए पार्वती ने दरवाजा खोला तो सामने जीनत खड़ी थी। उसके पीछे 2-3 लड़कियां खड़ी हुए उसे देख देख कर हंस रही थी। उनको हंसता हुआ देखकर पार्वती को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए जीनत की तरफ देखा। अरे जीनत, तुम यहाँ सुबह सुबह? जीनत को देखते ही उसकी भी हंसी छूट गई। उसने जीनत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये क्या लपेटा हुआ है तुमने और चल कैसे पा रही हो? साड़ी है पार्वती, मगर देखो तो, प्लीज मदद कर दो ना। उसने भोला सा मुंह बनाकर अपनी हालत पार्वती को दिखाते हुए कहा तो पार्वती ने मुस्कुराते हुए उसे कमरे के अंदर बुला लिया और फिर उसकी साड़ी अच्छे से बांधने लगी। तुम कितनी अच्छी हो, दूसरे की परेशानी भी बांट लेती हो और मना भी नहीं करती। जीनत ने मुस्कुराते हुए पार्वती का हाथ थामते हुए कहा तो पार्वती भी मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें मना क्या करना होता है, साड़ी ही तो है। अच्छा, फिर तो मैं रोज यही आ जाया करूंगी, मेरे बस का नहीं है ये सब। जीनत ने भोलेपन से कहा तो पार्वती मुस्कुरा पड़ी। अच्छा बाबा ठीक है, आ जाना। अब खुश? जीनत को खुश और सामान्य देखकर पार्वती को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर अब उसे चिंता थी तो शाम की। उसके चेहरे की चिंताओं को देखकर जीनत ने पूछा, क्या सोचने लगी तुम? वैसे तुमने बताया नहीं कल कि तुम कब से हो यहाँ? जीनत का वही सवाल दोबारा सुनकर इस बार अनायास ही पार्वती के मुंह से निकल पड़ा, 10 साल। 10 साल से हैं हम यहाँ। ये कहकर पार्वती ने जीनत की तरफ देखा तो जीनत अचंभित आंखों से उसे ही ताक रही थी। उसे तो सुनकर जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। यहाँ आए उसे मात्र रात भर ही हुआ था तो ही वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर पार्वती ने इस नरक में 10 साल कैसे निकाले होंगे, यही सोचकर उसकी आंखें भर आई। 10 साल? कैसे पार्वती, कैसे कैसे फंस गई तुम यहाँ? क्या किसी ने भी तुमको बचाने की कोशिश नहीं की इतने सालों में? क्या किसी ने भी नहीं ढूंढा? मैं तो रह ही नहीं सकती यहाँ, मैं तो मर ही जाऊंगी। यहाँ आने वाला इंसान वैसे ही सबके लिए मर जाता है जीनत, तो कोई क्या ढूंढेगा? और वैसे भी मेरा तो कोई अपना जिंदा ही नहीं बचा था जो मुझे ढूंढता, तो बस मैंने भी इसी जिंदगी को अपना लिया। और अब तुम भी जितना जल्दी अपना लो उतना अच्छा है। जीनत की बात बीच में ही काटते हुए पार्वती ने थोड़ा तेज स्वर में कहा और यह कहते कहते ही पार्वती की आंखों से आंसू लुढ़क आए और वो वहां से उठकर कमरा खोलकर बाहर निकल गई। पार्वती की बातें सुनकर जीनत का भी जी भर आया था। वो वहां से उठी और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिमाग में पार्वती की कई बातें घूम रही थी। क्या अब मुझे भी कोई कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा? क्या मैं अब कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी? यह सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में फंसी किसी औरत या लड़के की आंतरिक मनोदशा क्या होती होगी, इसका अंदाजा शायद हम और आप नहीं लगा सकते, बशर्ते वो ये सब अपनी मर्जी से ना कर रही हो तो। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लड़की अंदर झांकते हुए बोली, चल खाना खाने चल, पता भी है कहाँ मिलेगा। तो जीनत ने ना में गर्दन हिला दी, तो आना फिर, चल मेरे साथ। आज बता देती हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, वरना तो भूखी पड़ी रही हो। उस लड़की ने थोड़ा एहसान जताते हुए कहा। जीनत उठकर उस लड़की के पीछे हो ली। पार्वती के कमरे के आगे से गुजरते हुए उसने एक बार झांक कर देखा, मगर वो उसे नहीं दिखी, तो वो फिर आगे बढ़ गई। खाने वाले स्थान को देखकर उसे अब ये अंदाजा तो हो चुका था कि यहाँ वो अकेली नहीं है। उसने देखा वहाँ ज्यादातर लड़कियां 20 से 30 के बीच की उम्र की हैं और सब अपना अपना खाना लेकर खुशी खुशी खा रही हैं।
जैसे वो सब अब यहीं रच बस गई हो और अब उनको कोई गम ही शेष ना रह गया हो। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी उन सबको देखती रही। अब उसकी नजरें कहीं ना कहीं पार्वती को ही ढूंढ रही थी, मगर पार्वती उसे वहां भी कहीं नजर नहीं आई। कहाँ गई ये? उसका मन अंदर से बहुत व्याकुल हो रहा था और चेहरा मुरझा गया था। एक वही तो थी बस जिसे वो अभी तक जानती थी वहां। फिर थोड़ा बहुत खाना खाकर वो भी अपने कमरे में आ गई। पार्वती उसके कमरे में ही बैठी हुई थी। अरे कहाँ चली गई थी तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जीनत पार्वती के नजदीक आकर बैठ गई, मगर पार्वती अभी भी खामोश थी। जीनत अभी भी पार्वती की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देख रही थी। अरे क्या हुआ, बोलो तो सही, चुप क्यों हो? मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था उसके लिए माफ करना। आशाहीन हो गए थे हम और तुमको भी कर रहे थे, और करते भी क्या। इन 10 सालों में कभी ऐसी आस लगाई ही नहीं हमने, मगर तुम्हारे लिए जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। सुनो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है जीनत, सब कुछ। तुम कहाँ रहती थी, यहाँ कैसे आ गई, और ये तुम्हारे हाथों में मेहंदी क्यों लगी है? पार्वती ने जीनत की तरफ देखते हुए कहा। पार्वती की बात सुनकर कुछ पल जीनत शांत रही और फिर भरी आवाज में बोली, क्या बताएं तुमको पार्वती, और कैसे बताएं? मैंने तो अपना सब कुछ अपने हाथों ही खराब कर लिया। आज जो मैं यहाँ खड़ी आंसू बहा रही हूँ उसकी वजह भी मैं खुद ही हूँ। काश मैंने अपने घर वालों की बात मान ली होती। कहते कहते जीनत की आंखों में आंसू आ गए। यह देख पार्वती ने सांत्वना पूर्वक अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। ऐसा क्या हुआ था जीनत? पार्वती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर जीनत ने पार्वती को अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे पिता एक किसान हैं। मेरी एक छोटी बहन भी है, निधि। मेरे पिताजी ने कभी भी हम दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं शुरू से ही खूब पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसीलिए पिताजी ने मेरी जिद पूरी करने के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया भी। हालांकि इसका विरोध भी हुआ। वहाँ लड़कियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था। कुछ लड़कियां पढ़ती भी थी तो बहुत कम, फिर घर या खेतों पर लग जाती थी। गांव के विद्यालय में भी 2 या 3 लड़कियां ही होंगी, और फिर जैसे तैसे मैंने 12वीं भी कर ली। मगर इससे आगे गांव में स्कूल नहीं था, तो घर वालों ने गांव से बाहर भेजने के लिए हमको मना कर दिया। जीनत ने पार्वती को देखते हुए कहा, हाँ ये तुमने कल भी बताया था हमें। फिर? पार्वती बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। जीनत ने फिर बोलना शुरू किया, मगर हम भी जैसे जिद लेकर ही बैठ गए थे। 2 साल यूं ही निकल गए। फिर इन्हीं दिनों हमारे गांव में एक व्यक्तिगत शिक्षण कैंप आया हुआ था, जो लड़कियों को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित करता था। हमारे ही एक साथी ने हमें इसके बारे में बताया, तो हम भी मदद की आस लिए उसके संयोजक से मिलने पहुंच गए। मगर वो बड़े आदमी थे, इतनी आसानी से कहाँ मिलते। हम निराश मन से वहां से लौटने लगे तो किसी ने हमें पीछे से पुकारा। हमने पलटकर देखा तो वो कोई 20-22 साल का लड़का था। देखने में काफी शालीन लग रहा था। उसने चश्मा लगाया हुआ था और कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसने हमको बताया कि कैंप तो खत्म हो चुका है और संयोजक जी तो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, और अब उनसे मिलना नहीं हो पाएगा, और हमको दिल्ली जाकर ही उनसे मिलना होगा। अब ये सब हमारे बस का कहाँ था, तो हम वहाँ से निराश मन से लौटने लगी। तब वो लड़का बोला कि वो हमारी मदद कर सकता है। उसने हमको व्यक्तिगत छात्रवृत्ति के बारे में बताया, जो किसी व्यक्तिगत संस्थान से जुड़ी थी, और उसका फॉर्म भरने को दिया। मतलब अब ये क्या होता है? पार्वती ने बीच में ही पूछा, तो जीनत बोली, पढ़ने के लिए पैसा दिलाना। ओह अच्छा, फिर आगे? पार्वती ने कहा। जीनत ने फिर से कहना शुरू किया। उसे भरने के बाद हमको छात्रवृत्ति मिल भी गई और हमारा दाखिला भी हो गया, ऐसा उसने हमको बोला। अब दाखिला मिला था या नहीं, छात्रवृत्ति मिली थी या नहीं, ये सब हमने जांचा ही नहीं। हमको इस बारे में इतनी जानकारी थी भी नहीं, तो उस पर आंख बंद कर यकीन कर लिया था। बस यही मूर्खता हो गई हमसे। बताते बताते जीनत की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों कर लिया उस पर यकीन तुमने? काश तुम ऐसा ना करती। पार्वती ने बेहद दुख महसूस करते हुए उससे कहा। हाँ काश, मगर जब हम कोई सपना देखते हैं और वो पूरा होने लगे
तो इंसान को इतना होश रहता ही कहाँ है पार्वती। हम तो पंख लगा के ख्वाबों के घोड़े पर आसमान में उड़ रहे थे। हमें क्या पता था कि हम एक जाल में फंस चुके हैं। सब कुछ इस तरीके से क्रमबद्ध हो रहा था कि हमें तो इतना सा भी शक नहीं हुआ। जीनत ने आंसू पोंछते हुए खुद को संभालते हुए कहा। फिर एक दिन वो पिताजी के पास आया और बोला कि वो संस्थान जिसमें दाखिला मिला है वो दिल्ली में है, वहीं जाना पड़ेगा। तो हमारे पिता उससे बोले, जवान लड़की को थारे भरोसे कैसे भेज दें। तो उसने हमारे पिता को हमसे शादी करने का झांसा दिया कि अगर मैं आपकी लड़की से शादी कर लूं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने यकीन कर लिया और फिर मेरे पिता ने मेरी शादी उसके साथ कर दी। वो मुझे लेकर दिल्ली आ गया और कुछ दिन हम एक छोटे से होटल में रुके। मैं बहुत खुश थी और अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, मगर ये खुशी ज्यादा दिन ना चली। एक दिन कुछ लोग वहां आए और मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। मैं बहुत चिल्लाई, उसे मदद के लिए भी पुकारा, मगर वो चुपचाप खड़ा मेरी बेबसी पर हंसता रहा। तब मुझे पता चला कि उसने मुझे दलालों के हाथ बेच दिया है। बाकी सब तो झांसा था, उसका तो धंधा ही यही था। मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दलाल मुझे यहाँ उठा लाए, इस नरक में। बस यही है सच मेरी जिंदगी का। यह कहकर जीनत जोर जोर से रोने लगी। अच्छा, इसीलिए तुमने मेहंदी लगाई थी? अब प्लीज चुप हो जाओ, रो मत। ये सब होना था हो गया, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो पढ़ना चाहती थी, मगर उसने तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा लिया। ये उसकी मक्कारी थी, पार्वती ने जीनत को समझाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या सांत्वना दे उसे। वो खुद पहले से उसी नर्क में खड़ी हुई थी। पार्वती ने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 6 बज चुके थे। घड़ी की सुइयों की आवाज के साथ साथ उसके दिल की धड़कनें भी बढ़नी शुरू हो गई थी। बाहर से राग मल्हार की आवाजें आनी शुरू हो गई थी और एक बार फिर वो गलियां सज चुकी थी। पार्वती ने जैसे तैसे जीनत को चुप कराया और बहुत धीमे स्वर में बोली, शाम हो चुकी है जीनत, जाओ तैयार हो जाओ। ये सुनकर जीनत पार्वती को दयनीय दृष्टि से देखने लगी, मगर पार्वती के पास कोई शब्द नहीं थे और वो चुपचाप वहां से चली गई। बाहर से नजमों की फिर से आवाजें आने लगी थी और बाजार में चहल पहल बढ़ गई थी। इमारत में ग्राहकों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। उधर शाकाल फूलन देवी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे पास ही बैठने का इशारा किया। फिर अपने मुंह का पान पास ही रखे एक पीकदान में थूका और मुस्कुराते हुए अपने लाल हो चुके दांतों को दिखाते हुए बोली, हाँ बोल क्या है? अम्मा, अधिकारी का लोंडा आ रहा है आज, बोल रहा था कोई नई चाहिए उसे। वो जो कल नई लोंडिया आई है उसके पास भेज दूं क्या? शकाल ने फूलन देवी से सवाल किया तो वो फिर से मुस्कुराई और दोबारा दांत दिखाते हुए बोली, ना बिल्कुल ना, उसके पास तो कतई नहीं। अरे सांग कर देगी वो, देखा ना कल कितना नाटक मचा रही थी। अधिकारी के लोंडे के बस का ना है जो उसे संभाल ले, इसे तो पार्वती के पास भेज दे, वैसे भी उससे ना मिला अभी तक वो। कहकर फूलन देवी ने एक बार फिर अपने सड़े हुए दांत दिखाए और कुटिलता से मुस्कुरा दी। पार्वती का नाम सुनकर शकाल को एक बार तो अच्छा नहीं लगा, मगर अपनी अम्मा की बात काटना भी उसके बस का ना था। तो उस नई लड़की का क्या करूं? अचार डालूं? शकाल थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अभी तो सिखा उसे तू ही कि कैसे रहा जाता है यहाँ। इतना मजबूर कर दे उसे कि वो खुद ही अपने को परोसना शुरू कर दे। यह कहकर फूलन देवी एक बार फिर गंदे से मुस्कुराई। चल अब जा यहाँ से। फूलन देवी के कहते ही शकाल वहाँ से उठकर चला गया। उधर पार्वती के जाने के बाद जीनत ने बाहर झांक कर देखा तो लगभग सभी लड़कियां अच्छी अच्छी पोशाक में सज धज कर तैयार थीं। कोई आईने में खुद को निहार रही थी तो कोई वहां से गुजरते किसी को इशारे कर रही थी तो कोई अभी से अपने कमरों में पैक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने ग्राहकों को रिझाने के लिए उन सब में कोई होड़ सी लगी हो। गीत गजलों की आवाज भी अब तेज होने लगी थी। यह देखकर उसका मन काफी घबरा रहा था तो वो वापस अंदर आई और कुछ देर तक शांत बैठी रही। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी और साथ साथ उसके दिल की धड़कनें भी। शाम के 7:30 बज चुके थे। तभी पार्वती दोबारा उसके कमरे में आई और बोली, जीनत तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? शकाल कभी भी आ धमकेगा।
उसने तुमको ऐसा देख लिया तो तुम जानती नहीं हो कि क्या होगा। तुमको तैयार होना ही पड़ेगा जीनत। पार्वती की बात सुनकर जीनत की आंखों में आंसू तैरने लगे। ये क्या अजीब जबरदस्ती है। मैं ये सब नहीं करूँगी पार्वती, बिल्कुल भी नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर अपना शरीर नहीं बेचूंगी। तुम तो बहुत पहले ही बिक चुकी हो जीनत, अब बचा ही क्या है। मैं तुमको कैसे समझाऊं। जो हम सोचते हैं वो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ वही होता है जो शाकाल और फूलन देवी चाहते हैं। उन्होंने तुमको एक कीमत देकर खरीदा है, तो वो तुमको ऐसे कैसे बख्श देंगे बिना कीमत वसूले। ये कहते कहते पार्वती की आंखों में भी आंसू तैर गए। प्लीज मेरी मदद करो पार्वती, मेरी मदद करो। जीनत पार्वती के आगे जैसे बिल्कुल गिड़गिड़ा रही थी। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तुम्हारी कीमत चुका पाती, मगर मैं तो आज तक अपनी ही कीमत ना दे सकी जीनत, और शायद पूरी जिंदगी भी ना दे पाऊं। तुम प्लीज तैयार हो जाओ, पार्वती ने अपने रूंधे गले से कहा और अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से भागती हुई वापस चली गई। और जीनत वहीं अपना मुंह अपने घुटने में छुपाए सुबकने लगी। अभी इस बात को कुछ समय ही बीता था। इससे पहले वो कुछ सोचती या खुद को कुछ समझा पाती, उसके कमरे का किवाड़ तेजी से खुला। उसने मुंह उठाकर ऊपर देखा तो सामने हट्टा कट्टा शाकाल खड़ा था और जीनत को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसे अपने कमरे में देख जीनत की तो जैसे घिग्गी ही बन गई। पहले दिन की याद आते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। शाकाल तेजी के साथ अंदर आया और उसके हाथ को पकड़कर बेड से खींचते हुए बोला, तुझे पता नहीं चला अब तक यहाँ कैसे रहना है, कैसे तैयार होना है और कब तैयार होना है। चल अब मैं सिखाऊंगा तुझे, देखता हूँ तू कैसे नहीं सीखती, और देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। चल उठ, तैयार हो फटाफट। शाकाल के हाथ पकड़कर खींचते ही जीनत एकदम से संभल नहीं पाई और संतुलन बिगड़ने से सीधे जमीन पर आ गिरी। तेजी से गिरने से उसके पैर में थोड़ा चोट भी लगी और वो घबराकर रोने लगी। शाकाल ने उसका कंधा पकड़कर उसे उठाया और लगभग खींचते हुए उसकी अलमारी के पास ले जाकर फिर से चिल्लाया, चल हो तैयार, आज मैं ही बताता हूँ कि कैसे होते हैं तैयार। यह कहकर उसने उसका पल्लू खींचा। अब तक जीनत बहुत ज्यादा डर चुकी थी और जोर जोर से रो चिल्ला रही थी, मगर शाकाल पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अचानक से शाकाल को धक्का दिया और कमरे के दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। शाकाल भी जैसे ही संभला उठकर जीनत के पीछे लपका। शाकाल को आता देख जीनत को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो पार्वती के कमरे की तरफ भागी। पार्वती का कमरा बंद था और अंदर से हल्की हल्की आवाजें भी आ रही थी। उसने उसके कमरे के किवाड़ पीटने शुरू कर दिए। वो काफी घबरा गई थी, उसे कोई होश नहीं था। वो लगातार दरवाजा पीट रही थी और बेइंतहाशा चीखे जा रही थी, मगर कमरा नहीं खुला। इतने में शाकाल वहां पहुंच गया और जीनत को वहां से घसीटते हुए ले जाने लगा। चल मेरे साथ, ये दरवाजा आज नहीं खुलेगा। पार्वती से मदद मांगने आई है? हा हा हा, तुझे क्या लगा पार्वती तेरी मदद करेगी? अरे जो कभी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाई वो तेरी क्या मदद करेगी? वो तो खुद अभी किसी के साथ है। ये कहकर शाकाल जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनकर जीनत की आंखों से आंसुओं की फुहार निकल पड़ी और उसने एक आखिरी बार पार्वती के दरवाजे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। जीनत के दरवाजा पीटने को सुनकर अंदर पार्वती समझ चुकी थी कि शाकाल आ चुका है। उसने कितना समझाना चाहा था जीनत को, मगर समझा ना पाई और ना अब उसकी कुछ मदद कर पाई। बिस्तर पर पड़ी पार्वती के आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वो जीनत के लिए खुद से ज्यादा दुख महसूस कर रही थी, मगर उसके इन बहते आंसुओं से किसी को क्या फर्क पड़ता। वो अधिकारी का लड़का उसके शरीर को नोच खसोट रहा था, उसके अस्तित्व को तार तार कर रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी, ना अपने लिए ना ही जीनत के लिए। गैलरी से गुजरता हर शख्स शाकाल को उसे ले जाते हुए देख रहा था, मगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ कह सके। कुछ दुख से उसे लाचारी भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उनको पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। और कुछ ऐसी कठोर दिल भी थी जिनको उसके रोने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो आपस में ही बड़बड़ा रही थी कि बहुत नाटक दिखा रही थी ना, अब चखाएगा शाकाल मजा।
ऐसे दोगले चरित्र वाले लोगों से मदद की उम्मीद करना भी शायद जीनत के लिए बेवकूफ़ी ही होता। शाकाल उसे खींचकर वापस कमरे में ले गया और धड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। और एक बार फिर जीनत उस वहशी के हाथों चढ़ चुकी थी और एक बार फिर उसकी चीख पुकार या उसकी मदद करने वाला आसपास कोई नहीं था। आज की इस कहानी को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 3 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।